नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जया जीएस एकेडमी में। मेरे साथियों, आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपने वीडियो को। तो देखिए, आज हमने नया टॉपिक में रखा है जनसंख्या के बारे में। तो मेजरली आप लोग पढ़ते होंगे लोग कि जनसंख्या किस देश की कितनी है, किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीजें। तो हमने आज के टॉपिक में जो देखना है हम लोगों को वो ये है कि जनसंख्या आखिर होता क्या है, जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है, आर्थिक दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है, धनात्मक ऋणात्मक, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। देखिए, यहाँ हमने टॉपिक रखा है जनसंख्या। तो मतलब जनसंख्या क्या है, तो अगर परिभाषा के तौर पे कहें तो जनसंख्या की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों के संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मतलब किसी, देखिए होता यह है कि कोई निश्चित क्षेत्र हो, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की संख्या, आसान भाषा एकदम, यानी मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज को हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों के संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके अगला पॉइंट। तो जो जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या का अध्ययन कई प्रकार से किया जाता है। मेजरली देखिए, आर्थिक दृष्टि से जब जनसंख्या का अध्ययन होता है ना, तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है गुणात्मक और एक होता है संख्यात्मक। और आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या का अध्ययन क्यों, इसकी क्या भूमिका है, तो इसकी जो भूमिका है ना, वो किसी भी देश के लिए या किसी भी दुनिया का किसी भी देश के लिए अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या का जनगणना का महत्व काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसी तरीके की जो जनसंख्या का जनगणना होता है ना, उससे उस देश की प्रगतिशीलता या आर्थिक उन्नति के बारे में बढ़िया से पता लगता है। जब हम लोग किसी देश की जनसंख्या को उसके आर्थिक दृष्टि से उसका जनगणना करते हैं, तो अब समझिए इसको कि कैसे इसका महत्व हो सकता है, क्यों ऐसा होता है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या रखा है कि आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या के प्रकार। तो देखिए, आर्थिक दृष्टि से जो जनसंख्या का अध्ययन होता है मेजरली दो प्रकार से होता है, एक होता है गुणात्मक और दूसरा होता है संख्यात्मक। तो समझते हैं इन दोनों में अंतर के साथ हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला ये है कि हम गुणात्मक जनसंख्या में रखे हैं। यहाँ पे पहला देखिए, इस प्रकार के जनसंख्या में किसी विशेष कौशल गुण विद्यमान होता है। और जबकि यहीं पे देखिए संख्यात्मक जनसंख्या में, तो इस प्रकार के जनसंख्या में किसी भी प्रकार के कौशल गुण विद्यमान नहीं होता है। मतलब ऐसे समझिए कि जो गुणात्मक जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या में किसी विशेष प्रकार के कौशल गुण होता है, जबकि जो संख्यात्मक जनसंख्या है ना, इसमें किसी भी प्रकार के विशेष कौशल का गुण नहीं होता है। अब दूसरा इसका अंतर देखें तो इस तरीके से है कि इस प्रकार की जनसंख्या रोजगार में लिप्त एवं शिक्षित होती है, और वहीं अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार की जनसंख्या सामान्यतः बेरोजगार एवं अशिक्षित होते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि जो गुणात्मक जनसंख्या है ना, इसकी दूसरी विशेषता जो है वह यह है कि यह जो जनसंख्या होती है ना, ये किसी न किसी रोजगार में लिप्त होती है और ये शिक्षित होती है। स्वाभाविक है, जो जनसंख्या शिक्षित है और उसमें किसी विशेष प्रकार का कौशल गुण है, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार में लगी होगी। तो यह जो जनसंख्या होती है, यानी जो गुणात्मक जनसंख्या है ना, ये किसी न किसी रोजगार में लिप्त होती है, बेरोजगार नहीं होती है, क्योंकि ये शिक्षित होती है। दूसरे ये इसी को इसमें देखें तो यह जो जनसंख्या है ना, ये अशिक्षित होती है और बेरोजगार होती है। क्योंकि ऐसा है कि जो अशिक्षित जनसंख्या है, अधिकांश मामलों में देखा जाए तो इसमें बेरोजगारी अधिक व्याप्त होती है, क्योंकि इसमें एक तो पहला शिक्षा का अभाव होता है और दूसरा किसी विशेष प्रकार के कार्य कुशलता का गुण नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए गांव में देखिएगा, तो गांव में होता है कि जो लोग होते हैं ना, ये किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब उनसे कोई भी छोटा मोटा कार्य करवाए तो सारे कार्य कर लेंगे, लेकिन किसी एक कार्य को करने के लिए विशेष जो कौशल गुण होता है ना, उन सारे गुणों का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या होते हैं ना, बेरोजगार हो जाते हैं। तो जो संख्यात्मक जनसंख्या होती है ना, ये क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं और ये अशिक्षित होती है। अगला देखिएगा, अगला ये है कि इस प्रकार की जनसंख्या होना किसी भी देश के लिए आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशीलता का सूचक माना जाता है। जबकि इसको देखा जाए तो इस प्रकार की जनसंख्या किसी भी देश के आर्थिक विकास पर दबाव उत्पन्न करती है। मतलब ऐसे समझिए
कि जब किसी देश में गुणात्मक जनसंख्या अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो आर्थिक स्थिति होती है ना वो उच्च होती है। यानी किसी देश में गुणात्मक जनसंख्या का होना इस बात का सूचक होता है कि उस देश की आर्थिक जो प्रगति है ना वो आगे की ओर बढ़ रही है। चूंकि देखिए अगर मान लिया जाए कि किसी देश में, अब ऐसे समझिए ना कि किसी घर में मान लीजिए 10 लोगों की जनसंख्या हो, 10 लोग एक परिवार में रह रहे हो और उस परिवार में मान लीजिए कि 10 में से 7 या 8 लोग क्या है कि किसी रोजगार में लिप्त हैं, ठीक है। और वैसे ही कंडीशन किसी और को देखिए, मतलब एक और परिवार रखते हैं उसमें भी जनसंख्या कितना है 10 है, ठीक है। और इस 10 जनसंख्या वाले परिवार में लगभग मान लीजिए कि 3 या 4 आदमी रोजगार में लिप्त है, बाकी लोग क्या है बेरोजगार। तो आप ऐसे समझिए एक परिवार वो है जिसकी जनसंख्या 10 है लेकिन उसमें 8 लोग किसी न किसी रोजगार में लिप्त है, ठीक है। और एक परिवार ऐसा है जिसका जनसंख्या भी 10 है लेकिन उसमें क्या है कि 3 से 4 लोग ही रोजगार में लिप्त है, बाकी लोग बेरोजगार है। तो आप ही बतलाइए इन दोनों परिवारों में आर्थिक दृष्टि से कौन परिवार मजबूत होगा? जिसकी जनसंख्या यानी 10 में से जिसमें से 8 लोग रोजगार कर रहे हैं वह परिवार, या वह परिवार जिसमें से 10 में से 3 या 4 लोग रोजगार कर रहे हैं वह परिवार। तो आपका भी आंसर यही होगा कि जो 10 में से 8 परिवार जो है ना, सॉरी 10 में से 8 लोग जिस परिवार में रोजगार में लिप्त है ना वे या उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होगी मजबूत होगी। तो ये आप भी सोच सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी देश के लिए अगर मान लीजिए कि गुणात्मक जनसंख्या अधिक है तो समझिए कि उस देश की विकास की गति क्या होगी उच्च होगी। और किसी भी देश में यानी जिस देश की संख्यात्मक जनसंख्या अधिक है ना गुणात्मक जनसंख्या नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस देश के विकास का जो गति होगा ना वह निम्न होगा, क्योंकि ये जनसंख्या भले ही अधिक है लेकिन इसमें कार्य कुशलता का गुण कम होने के कारण ये रोजगार प्राप्त करने में असफल होते हैं या स्वरोजगार को विकसित करने में भी ये लोग असफल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र होता है ना उसको आर्थिक उन्नति करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति में यह जो जनसंख्या है ना किसी भी देश के ऊपर आर्थिक दबाव उत्पन्न करती है। तो अब अगला पॉइंट समझते हैं लोग, मेरे साथियों अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमने रखा है जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो जनसंख्या हमने पहले देख लिया कि जनसंख्या क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से इसको कितने प्रकार से अध्ययन किया जाता है, ये देख लिया हमने। अब देखते हैं हम जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है समझिए इसको। किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में 2 समय बिंदुओं के मध्य हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ आ रही बात है? जैसे देखिए फिर से बता रहे हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में 2 समय बिंदुओं के मध्य हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब अगर नहीं समझ में आया हो तो अब इसको समझते हैं थोड़ा और विस्तार से। मतलब देखिए यहाँ पे कोई एरिया लेते हैं, ठीक है। इस एरिया में मान लीजिए कि कुछ जनसंख्या हम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जनसंख्या हम रख लेते हैं 50। कितनी जनसंख्या 50। अब देखिए हमने क्या कहा है कि देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में, मतलब ये हो गया निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में, तो इसमें निवास कर रहे लोगों की संख्या कितना हो गया 50 संख्या में 2 समय बिंदुओं के मध्य हुए परिवर्तन। अब देखिए अब इसके अगला पॉइंट टॉपिक को बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अब एक हम निश्चित समय रखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कि कोई समय, मान लीजिए कि यहाँ रख लेते हैं कि 2010, ठीक है। अब यहाँ से एक और लंबा टाइम के पश्चात हम समय रख लेते हैं, कोई भी समय रख सकते हैं, 2015 2020 तक हम बीसी कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया एक निश्चित समय हो गया। मान लीजिए कि ये क्या है एक निश्चित समय अंतराल यानी 2 समय बिंदुओं के मध्य। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 समय बिंदुओं के मध्य। तो एक समय हो गया 2010 और इधर हो गया 2020। तो ये 2010 से 2020 का जो समय है ना ये 2 समय बिंदु हो गए। अब इसके मध्य इस जनसंख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि। समझ में आई बातें? अब जैसे देखिए फिर से बता दे रहे हैं, ये एक निश्चित क्षेत्र हो गया, इस निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या हो गया 50। अब इस 50 जो जनसंख्या है ना इसमें 2 समय बिंदुओं के मध्य मतलब 2010 से 2020 के बीच इस क्षेत्र की जनसंख्या में अगर किसी भी प्रकार के परिवर्तन होता है, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, उससे मतलब नहीं है, अगर किसी भी प्रकार के परिवर्तन होता है तो यह स्थिति कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। अब जैसे समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2010 में जनसंख्या कितनी है, यहाँ मान लेते हैं कि 2010 में जनसंख्या इसकी कितनी है 50, जो बढ़ करके 2020 में आ जाती है कितना, मान लेते हैं कि ये हो गई 60, ठीक है। तो यहाँ की जनसंख्या में क्या हुआ है परिवर्तन हुआ है, 50 से 2020 में आता है तो क्या हो गया 60।
तो इस तरीके से जब परिवर्तन हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि। अगर ये जो 50 से 60 हुआ है ना, अगर ये 50 से मान लीजिए कि ये जो 50 से 60 हुए, मानते हैं यहाँ ये 50 2010 में, और 2020 में आकर के मान लीजिए कि ये 45 हो जाए, यानी 5 गो जनसंख्या इसमें से घट जाए, यहाँ से लोग निकल करके कहीं और चले जाए, तो इसको घटने और बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यानी दो समय बिंदुओं के मध्य जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है ना, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे कोनो मतलब नहीं है। मतलब हमसे क्या चीज है, मतलब इस चीज से कि इसमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि देख रहे हैं कि 2010 में क्या है 50 है और 2020 में हो जा रहा है 45, मतलब घट रहा है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। अब फिर 2010 में मान लीजिए कि 50 में है और 2060 में हो जा रहा है कितना 60, तो परिवर्तन हो रहा है, भले बढ़ रहा हो या घट रहा हो। तो यही स्थिति क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि। आप इसको फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब यह है किसी निश्चित क्षेत्र में, यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में दो समय बिंदुओं के मध्य हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार के होता है। तो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार के होता है। तो मेरे साथियों थोड़ा सा समय बनाए रखिएगा और इस पॉइंट को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम टॉपिक डालते हैं जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि के प्रकार मेरे साथियों, अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या जानेंगे, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, तो ये समझ में आ गया कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में दो समय बिंदुओं के मध्य परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार के होता है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है ना, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार के। अब देखिए क्या होता है, एक होता है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और एक होता है ऋणात्मक। कितने प्रकार हो गए, दो। एक कौन है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक कौन है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होते हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है 50 जनसंख्या, जैसे पहले ही बता दिए, तो 50 जनसंख्या है। अब मान लीजिए कि 2010 में ये कितना थी 50 है, और ये 2020 में आकर के ये जनसंख्या मान लीजिए कि 50 से कितना हो जाती है 60। अब मान लीजिए ये यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ ये मान लीजिए कि 2010 में इसकी जनसंख्या है 50 और 2020 में इसकी जनसंख्या हो जा रही है 60। तो देखिए ये जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। यानी 2010 में कितनी थी 50 और 2020 में हो गई क्या 60। तो जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है ना, इसमें धनात्मक वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो जब धनात्मक वृद्धि हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे कि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो अब इसको परिभाषा के तौर पे अगर कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में जब धनात्मक रूप से वृद्धि होता है, यानी जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो यह स्थिति कहलाती है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अगर परिभाषा सटीक इसका लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में धनात्मक वृद्धि को धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको समझते हैं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो ये क्या होता है, ये मान लीजिए ये एरिया का या ए क्षेत्र का हो गया। बी क्षेत्र का भी समझ लेते हैं। तो बी क्षेत्र भी ऐसे ही, मान लीजिए कि यहाँ पे 2010 में इसकी जनसंख्या कितनी है 50। अब इसका कंडीशन फिर बदलते हैं। अब मान लीजिए कि 2020 में इसकी जनसंख्या जो है ना हो जाती है 40। तो बताइए इसमें क्या हुआ है, धनात्मक हुआ है या ऋणात्मक हुआ है। इसमें हुआ है मेजरली क्या ऋणात्मक, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है धनात्मक। यानी जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी होती है तो जनसंख्या में हो रहे यह परिवर्तन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। समझ में आ रही बात है, मतलब अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी हो रही हो तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। मतलब जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार है, दो। कौन कौन, एक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, तो जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में धनात्मक रूप से परिवर्तन हो तो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को कहेंगे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। और जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन हो या जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी हो रही हो तो इस प्रकार के जनसंख्या वृद्धि को कहेंगे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। समझ में आई बातें। तो अब आगे देखते हैं मेरे साथियों। अब इसके बाद जो होता है ना, ये दोनों यानी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि,
ये भी दो दो प्रकार के होते हैं। अब कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब ये होता है दो प्रकार का, एक है प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और एक है प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि। तो ये दो प्रकार के हो गए, कौन कौन, एक प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक हो गया प्रवास के कारण धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब समझिए, अब इसमें भी ये होते हैं दो प्रकार के। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें भी एक होता है प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक होता है प्रवास के कारण ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। समझिए, देखिए क्या हो गया, एक हो गया प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और दूसरा है प्रवास के कारण धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो ये हो गया धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के प्रकार भी दो है, कौन कौन, एक प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक है प्रवास के कारण ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब इन दोनों को भी फिर विस्तार से समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब किसी क्षेत्र में, यानी जब किसी क्षेत्र में जन्म के कारण, जैसे मान लीजिए 50 व्यक्तियों की जनसंख्या है किसी क्षेत्र में और यहाँ पे 10 बच्चे और जन्म ले लिए, ठीक है, कितने बच्चे, 10 बच्चे जन्म ले लिए, ठीक है। तो इस 50 में 10 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 60। अब ये जो 60 जनसंख्या है ना, इसमें जो 50 पहले थी अब 10 बढ़ गई है। किस क्रिया की वजह से वो बढ़ी है, प्राकृतिक क्रिया से, यानी जन्म की वजह से बच्चों ने, नए बच्चे जन्म लिया है, इस जन्म लेने की वजह से इस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ये क्रिया कौन सी है, प्राकृतिक। तो इसलिए अब ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है ना, ये प्राकृतिक रूप से जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो जब जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक रूप से होती है ना, तो ये कहलाती है प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। आप समझिए प्रवास के कारण। तो अब मान लीजिए कि यहाँ भी 50 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति कहीं से और आ गए प्रवास करके, समझ में आ रही है। अब प्रवास क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रवास होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। अब आप जिस एरिया में रह रहे हैं ना, तो आप किसी कारणवश, चाहे कारण कोई भी हो, किसी कारणवश अपने इस एरिया को छोड़ करके किसी और में एरिया में जाकर के बस जाते हैं ना, तो आपके द्वारा किया गया यह क्रिया, यानी यहाँ से वहां जाकर के बस जाने की जो क्रिया है ना, ये कहलाएगी प्रवास। समझ में आई बात है। अब जैसे मान लीजिए कि 10-15 व्यक्ति या कितना भी संख्या में व्यक्ति हो, वो क्या होता है ना कि किसी कारणवश एक स्थान से निकल कर किसी और स्थान में जाकर के बस जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ से निकल करके वहां जाकर के बसने की जो क्रिया किया है ना, यही क्रिया कहलाती है प्रवास। इसके विपरीत भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं और रह रहा था, अब वहां से आकर के आपके एरिया में बस गया है, तो उसने जो वहां से यहाँ आकर के बसने की क्रिया किया है ना, यह क्रिया कहलाता है प्रवास। समझ में आई बात है। तो इस तरीके से देखिए, किसी क्षेत्र में मान लीजिए 50 लोग रह रहे हैं और 50 लोगों में 10 लोग कहीं और से आकर के बस गए हैं, तो ये जो जनसंख्या हो जाएगी, या फिर कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो अब मान लीजिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जन्म के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है और यहाँ पे लोग कहीं और से आकर के बस गए हैं, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो इन जनसंख्या में वृद्धि के ये दोनों रूपों की वजह से ना, ये क्या होता है, अंतर हो जाता है। यानी ये हो गया क्या, प्रवास के कारण धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और ये हो गया क्या, प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, यानी जन्म के कारण हुए धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। समझ में आई बात है। अब इसी को यहाँ पे सर्च कर देखते हैं। देखिए ये क्या है कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या क्या है, 50, ठीक है, और 50 में से मान लीजिए, अब चूंकि ऋणात्मक है ही, तो 50 में से मान लीजिए कि 10 वृद्ध व्यक्ति जो थे ना, वो मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जो 10 वृद्ध व्यक्ति मृत्यु हो गई, इनके मर जाने के बाद जो जनसंख्या बची कितना है, 40। तो यहाँ पे जो मरने की क्रिया है कौन सी, प्राकृतिक है। तो यहाँ पे जनसंख्या जो घटी क्या है, प्राकृतिक वजह से घटी। तो अगर ऐसे कहें कि जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में किसी प्राकृतिक कारणों की वजह से जनसंख्या में कमी आए,
तो यह स्थिति कहलाती है प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, या मृत्यु दर की अधिकता होने के कारण या मृत्यु की वजह से लोगों के जनसंख्या में जब कमी होती है ना, तो यह कमी कहलाती है प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। समझ आ रही है? अब वृद्धि ये वृद्धि बार बार बोल रहे हैं तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे बताए हैं पहले क्या जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा में कि किसी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में दो समय बिंदुओं के मध्य कोई भी परिवर्तन, मतलब कोई भी घट रहा हो या बढ़ रहा हो, ये परिवर्तन जो हो रहा है ना, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए जनसंख्या घट गया है प्राकृतिक कारण की वजह से, तो ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब यहीं पे देखिए दूसरा, ये क्या है? प्रवास के कारण ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। मतलब वही है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 50 जनसंख्या है और इसमें से 10 व्यक्ति मान लीजिए जाकर के कहीं और बस गए, यानी अपना शहर ये वाला जहाँ पे रह रहे थे छोड़ दिया और जाकर कहीं और बस गए, तो जनसंख्या में से क्या हो जाएगा? 10 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 40। तो इस हिसाब से यह जो जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है ना, इसे कहा जाएगा प्रवास के कारण ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जनसंख्या। तो जनसंख्या का पहले परिभाषा दे दिए कि जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, ये क्लियर हो गया है। उसके बाद में क्या होता है कि जनसंख्या का आर्थिक दृष्टि से अध्ययन दो प्रकार से बताया, एक होता है क्या? गुणात्मक जनसंख्या, और एक होता है क्या? ऋणात्मक जनसंख्या। ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद हम क्या पढ़े? जनसंख्या वृद्धि। तो किसी निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की संख्या में दो समय बिंदुओं के मध्य हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब इसके बाद हमने क्या देखा? जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। तो मेरे साथियों ये जनसंख्या वृद्धि के प्रकार है, जो एक होता है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक होता है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो वही जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में धनात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा हो तो यह कहलाएगा धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और जब किसी क्षेत्र में ऋणात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा हो तो यह कहलाएगा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, और ये धनात्मक जनसंख्या दो प्रकार के हो गए। कौन कौन? एक प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, जो जन्म के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, यह होती है प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और प्रवास के कारण धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, जिसमें प्रवास के कारण लोग कहीं और से आकर के यहाँ पे बस जाते हैं तो इस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो यह स्थिति कहलाती है प्रवास के कारण धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब ये है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें भी दो है, एक प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, यानी जब कुछ लोगों की जो संख्या होती है गाँव में उसमें मृत्यु के कारण लोगों की संख्या घट जाती है, तो यह होती है प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। और जब प्रवास के कारण यानी उस क्षेत्र से कुछ लोग बाहर जाकर कहीं और जगह बस जाते हैं तो जनसंख्या घट जाती है, तो यह स्थिति कहलाती है प्रवास के कारण ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो मेरे साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं। अब अगला टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे साथियों इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।